ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे होंगे, अब आपके सामने लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस आ चुके हैं, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 93 तक भारत में गवर्नर जनरल के पोस्ट पर रहेंगे। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आ रहा था, बड़ा ही ताकतवर गवर्नर जनरल या ताकतवर गवर्नर जनरल के रूप में ये भारत आया था। वो कैसे ताकतवर गवर्नर जनरल के रूप में आया था वो आप ध्यान में रखेंगे। तो ताकतवर गवर्नर जनरल कहने का सेंस है हमारा ये कि जब ये गवर्नर जनरल बन के आ रहा था तो इन्होंने सीधा कहा कि भाई गवर्नर जनरल तभी बनेंगे जब भारत का प्रधान सेनापति के अधिकार भी हमारे हाथों में होगा, है ना। मतलब ये गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति दोनों होना चाहता था। और मैं आपको बता दूं कि 1786 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों पद को एक में कर दिया, एक साथ मर्ज कर दिया। और उसके बाद कॉर्नवालिस जो है सो भारत आया था। और कॉर्नवालिस को यह अधिकार दे दिया गया था कि वो जरूरत यदि पड़े तो जो काउंसिल है उसकी बहुमत की उपेक्षा भी कर सकता है। मतलब बहुत ही ताकत के साथ कॉर्नवालिस भारत आया था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इनके काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उस पर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, है ना, चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर इनकी प्रमुख घटनाएं। सबसे पहली घटना जो है या सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, जो मैंने बताया आपको वो ध्यान में रखिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत में प्रधान सेनापति के रूप में भी नियुक्त हुआ था, ठीक है, मतलब दोनों। और इसको ये पावर था कि जो इसकी काउंसिल थी, जो काउंसिल थी उसका बहुमत होने के बावजूद भी ये अपना निर्णय भारत में लागू कर सकता था, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन इसका इंपॉर्टेंट देखिए, भारत में कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्विस के नाम से कॉर्नवालिस को जाना जाता है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत में जो पहला आईसीएस परीक्षा पास करने वाला व्यक्ति कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखो यहाँ पे पहला जो प्रथम भारतीय आईसीएस जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इनके इंफॉर्मेशन को देखते हैं, आगे क्या इंफॉर्मेशन है इनका लॉर्ड कॉर्नवालिस से जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, वैसे ही चीजों को यहाँ पर उठाने का प्रयास करेंगे। तो कॉर्नवालिस ने नेक्स्ट इनका जो प्रमुख काम का था, तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, पहला देखिए, सॉरी थोड़े से स्लाइड आगे चले गए। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है ना, पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। और पुलिस व्यवस्था जो भारत में ब्रिटेन से भी पहले भारत में एस्टेब्लिश कर दिया कॉर्नवालिस ने, है ना। और प्रत्येक 400 जो वर्ग किलोमीटर पे 400 वर्ग किलोमीटर पे एक थाना स्थापित किया, ठीक है। और थाना प्रभारी के रूप में दरोगा की नियुक्ति की गई ये कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया, है ना, कॉर्नवालिस कोड बनवाया। और इस कोड में क्या था, इस कोड के माध्यम से कॉर्नवालिस ने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों को विभाजन किया। मतलब इन दोनों के कार्यों को सेपरेट कर दिया था कॉर्नवालिस ने, किनके जो एग्जीक्यूटिव है उनके और जुडिशियरी जो है उनके शक्तियों को अलग अलग कर दिया था कॉर्नवालिस ने, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका प्रमुख कार्य देखते हैं हम लोग जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्ती के नाम से प्रसिद्ध पद्धति को लागू किया था। मतलब अस्थायी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त को ही हम लोग जमींदारी कहते हैं, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट को ही हम लोग जमींदारी कहते हैं या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये जमींदारी व्यवस्था कॉर्नवालिस के काल में लागू हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, जमींदारी व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा कहाँ लागू हुआ था उसको ध्यान में रखिए। जमींदारी व्यवस्था बंगाल में, बिहार, उड़ीसा हो गया,
उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीजन और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी जमींदारी व्यवस्था। और टोटल एरिया कितना, यह कुल ब्रिटिश भारत का 19% भाग पर लागू किया गया था जमींदारी व्यवस्था, है ना। जमींदारी व्यवस्था में जो जमींदार थे वो जमीन के बाहरी व्यक्ति को जमीन का मालिक बनाया गया, है ना, जमींदार। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था कि ये जमींदार जो बनाया गया, बाहरी व्यक्ति को जमींदार बनाया गया, उनका काम था कि लगान किसानों से वसूल कर अंग्रेजों को देना, है ना, ये उनका काम था। वो जमीन उनका नहीं था, जमीन किसानों का था। जो पहले जमीन के मालिक हुआ करते थे वे किसान में कन्वर्ट हो गए, और जिनका जमीन नहीं था वो जमीन के मालिक हो गए, मतलब जमींदार हो गए। तो जमींदारों का काम लगान कलेक्शन का होता था, और इनका जो हिस्सा तय किया गया इसके बदले उनको क्या मिलता था, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका 10/11 भाग, है ना, 10/11 भाग जो है ये अंग्रेज को देना होता था, और 1/11 भाग जो था वो उनको मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो कष्टकारी बात क्या था जमींदारी व्यवस्था में वो जानिए। जमींदारी व्यवस्था में सबसे कष्टकारी बात क्या था कि जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसमें लगा दिया गया था, है ना, तो अंग्रेजों ने एक अमाउंट तय कर दिया था कि हमको जमींदार कलेक्शन करके दें, तो वो एटलीस्ट कितना दें वो तय कर दिया गया था, और वो तय था 2 करोड़ 68 लाख, है ना, 2 करोड़ 68 लाख रुपया पर बात था, इतना कलेक्ट करना था इनको। ठीक है, तो जमींदार से अंग्रेज कितना लेंगे ये तो तय कर दिया गया, लेकिन जमींदार किसानों से कितना लेंगे ये तय नहीं किया गया था, और यही सबसे दुख भरी बात थी जिसके कारण जमींदारों ने किसानों पर शोषण किया। कारण अंग्रेजों को देने के बाद जमींदारों का भी मुनाफा ज्यादा हो, इसके लिए अंग्रेजों ने जमींदारों पर बहुत सारे जुल्म ढाए। ओके, तो ये जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी पद्धति आपको ध्यान रखना है, किन किन क्षेत्रों में लगा, कितने % भूभाग पर लगा, इसका मेन प्रोविजन क्या था, कितना % जमींदार रखते थे, कितना % अंग्रेज को देते थे, वो ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप देखिए कार्नवालिस का। कार्नवालिस का अगला कार्य क्या है, कार्नवालिस ने दास व्यापार और दासों के निर्यात पर 1789 में प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। ये दास व्यापार और दासों के निर्यात पर बात एक ही बोल रहे, 1789 में बैन कर दिया था, ये आपको ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में कार्नवालिस ही एकमात्र गवर्नर जनरल है, लॉर्ड कार्नवालिस ही एकमात्र गवर्नर जनरल है भारत में जिसकी समाधि, है ना, मतलब उसका जो समाधि है वो भारत में है, एकमात्र गवर्नर जनरल। और वो समाधि कहाँ है इसका, गाजीपुर में, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है इसकी समाधि। ठीक है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी समाधि स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये कार्नवालिस से रिलेटेड बातें, और आगे देखते हैं हम लोग कार्नवालिस ने और क्या किया, इसके काल की और क्या प्रसिद्ध घटना है। तो यहाँ पर देखो 4 प्रांतीय अदालत, ठीक है, 4 प्रांतीय अदालत की स्थापना की थी, 3 बंगाल में और एक पटना में, बिहार में। ठीक है, 4 प्रांतीय अदालत में, 3 बंगाल में था। कहाँ कहाँ था, 3 बंगाल में कहाँ कहाँ था, तो एक जो अदालत था वो ढाका में था, ढाका था। दूसरा अदालत जो था मुर्शिदाबाद में था, मुर्शिदाबाद। और तीसरा अदालत जो था वो कोलकाता में था, कोलकाता। ठीक है, और बिहार में अदालत कहाँ था, तो पटना में। 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर देखिए अगला जो इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए वो ये है, कंपनी के नौकरों को माल के ठेके देने की प्रथा समाप्त कर दी गई, है ना। ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो थे माल बेचने का, वो प्रथा को समाप्त कर दिया गया, है ना। इनके काल में जो कलेक्टर डीसी, है ना, डीसी जो था, डीसी विश्व का सबसे लाभ का पद माना जाता था। इसको सैलरी कितनी मिलती थी वो मैंने सैलरी यहाँ पर लिखा है, डीसी का सैलरी 1500 रुपया था, है ना, 1500 रुपया था।
फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये विश्व का सबसे लाभकारी पद था। कैसे था? सैलरी तो 1500 रुपया मिल रहा है, हालांकि उस समय भी 1500 रुपया बहुत मायने रखता होगा, 1500 रुपया सैलरी। इसके अलावा जिले भर की जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था ना, उसका एक परसेंटेज डीसी को दिया जाता था, है ना। तो ये 1500 मत देखिए, पूरे जिले में जो राजस्व वसूल किया गया, रेवेन्यू जो वसूल किया गया, उसका एक परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज कलेक्टर को मिल रहा है। और इस कारण से ये बहुत ही लाभकारी पद था, ये बहुत ही लाभकारी पद था। इसीलिए कोई भी अंग्रेज ये चाहता था कि इतना महत्वपूर्ण पद, इतना लाभकारी पद पर कोई भारतीय न पहुंचे। इसीलिए जो आईसीएस की परीक्षा थी उसको कठिन करने का प्रयास किया गया था। आई होप समझ रहे हैं आप सब बात। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिविल सेवा को क्या कहा जाता है? सिविल सेवा को आज भी भारतीय साम्राज्य का इस्पाती ढांचा, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर कहा जाता है, इस्पाती ढांचा कहा जाता है ना। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलती फिरती अदालत या सर्किट कोर्ट को स्थापित किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, है ना। मोबाइल कोर्ट या सर्किट कोर्ट, चलती फिरती अदालत को स्थापित किया था, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जॉन सोर के बारे में आप सब पढ़ेंगे, ठीक है, जॉन सोर के बारे में, और जॉन सोर से रिलेटेड बातें हम करेंगे, ठीक है। तो ये कॉर्नवालिस तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कॉर्नवालिस के बारे में आप सब जान गए, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जॉन सोर, इनके बाद जो गवर्नर जनरल बन के आ रहा है वो जॉन सोर आ रहा है, और जॉन सोर से रिलेटेड बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं जॉन सोर के साथ। ओके।